हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये हमारी बुक का लेसन है सिविक्स में, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है। क्या हम यहाँ पर पेन कहाँ चल रहा है, ये रहा, है ना। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, ठीक है, उसके क्या की एलिमेंट्स है, वो किस तरीके से काम करती है ना। ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। मतलब जैसे बहुत लंबे समय से हम सभी लोग अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। शुरू से ही हमने भी किया, कई और देशों ने भी किया। और ये स्ट्रगल शायद हमेशा चलता रहेगा कि जो हमारे राइट्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि वो शायद मतलब रोक दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं उनको। मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, तो हमेशा लोगों का स्ट्रगल रहता है फॉर देयर राइट्स। इट इज जनरली परसीव्ड, ये माना जाता है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम टू गिव राइट टू पीपल। जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है, वो क्या कर सकता है कि वो सभी लोगों को राइट्स दिलवा सकता है, उनके अधिकार दिलवा सकता है ना। और ये बेस्ट सिस्टम है क्योंकि डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का राज, लोगों का तंत्र। और जो मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, उसमें तो सब राजा रहते हैं, है ना। तो राजा तो किसी की चलने नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी मीन्स कि यहाँ पर हम सभी लोग लोकतंत्र के द्वारा अपने अधिकारों का संवहन करेंगे, उसे आगे चलाएंगे और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम सभी लोगों के साथ हमेशा रहा, है ना। ब्रिटिश एरा के टाइम पर रहा, देन ब्रिटिश एरा के बाद भी अभी भी चल ही रहा है। और एशियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली अफ्रीका में भी मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत रहता है। जब से ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने ये स्टार्ट किया एक्चुअली, क्योंकि उनको लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियन लोग हैं, दे आर देर सो मच सिविलाइज पीपल, है ना। वो सिविलाइज्ड हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, है ना, और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा वहम था। और जो ब्लैक पीपल हैं, दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, दे आर नॉट क्लीन, दे डू नॉट लुक्स मतलब वेरी गुड, है ना, सिविलाइज नहीं लगते। तो ये चीजें इनके मन में थी, जो इन्होंने शायद अब हम सभी के मन में डाल दी है। एनीवेज, जो कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका, जो कि क्लोज है एशियन सब कॉन्टिनेंट के, है ना। फॉर ओवर नियरली 6 डेकेड यानी 6 डेकेड्स यानी 60 साल, ईयर्स, सॉरी मैं यहाँ ईयर्स लिख देती हूँ। 1 डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो 6 डेकेड्स में 60 ईयर्स होंगे, अंडरस्टूड। लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, मतलब 20th सेंचुरी के 60 साल बाद जो कंट्री थी वाज इन न्यूज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अपार्थेड यहाँ पर क्या है, अपार्थेड इट वाज द प्रैक्टिस जो अमेरिकन के द्वारा, और सॉरी अमेरिकन यहाँ मैं बोल रही हूँ, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा या यूरोपियंस के थ्रू द्वारा। और जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, साउथ अफ्रीकन नहीं मैं बोलूंगी, जो लोग अफ्रीकन थे, ठीक है, अफ्रीकन पीपल आर डार्क इन कलर, ठीक है। तो उनके साथ ये प्रैक्टिस किया, अपार्थेड उसको कहा जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की स्किन कलर बेस पे आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। अगर कोई व्यक्ति जो कि कलर में डार्क है, ठीक है, और वो उस सेम बस में ट्रैवल कर रहा है जिसमें यूरोपियंस बैठे हैं, तो अगर फ्रंट सीट पे यूरोपियंस बैठे हैं और लेट से कोई सीट खाली है और उस सीट के ऊपर कोई ब्लैक पर्सन वहां पर बैठ गया या कोई अफ्रीकन वहां पर बैठ गया, ठीक है, तो उसको वहां से उठा के लास्ट सीट पर भेज दिया जाता था कि ऑल दी फ्रंट सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस, कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, है ना, तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो। दैट वाज रियली ह्यूमिलेटिंग, है ना, कि आपको इंसल्ट किया जा रहा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना। आपने देखा ही नहीं कि मैं ह्यूमन कैसा हूँ, राइट। तो ये बहुत गलत चीज थी। तो जो मेजोरिटी थी ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन वाज ऑफ ब्लैक, ऑब्वियसली, स्टिल अभी भी है,
है ना? The white settlers who settle here persuade a policy of ruthless suppression toward the black majority. मतलब ये स्टोरी आई थिंक मैं पहले भी हर क्लास में बता चुकी हूँ, और हम सभी लोग, आई मीन हम सभी बच्चे, जब भी क्लास में लेसन आता है, दिस इज रियली मतलब बहुत बुरा है ये। जो व्हाइट सेटलर्स थे, यानी जो यूरोपियन ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा यूरो उनके साथ, अफ्रीकन के साथ किया, ब्लैक मेजॉरिटी लोगों के साथ किया। उनको ना एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको चेन से बांधा जाता था, है ना? उनको खरीदा बेचा जाता था, राइट? यानी कि वो गुलाम बन चुके थे। स्लेव स्लेव की तरह उनको रखा जाता था, है ना? कि कहीं भी बेच दिया, कहीं भी खरीद लिया। लेट्स से कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये यूके है, यानी कि इंग्लैंड, ये इधर अफ्रीका, ठीक है? ये अफ्रीका है, ये यूके इधर ही पड़ता है, और ये अमेरिका है, ठीक है? तो यूके क्या करता था, यहाँ से अफ्रीका से जो स्लेव होते थे यहाँ से लेके यहाँ बेचता था, फिर यहाँ लेकर आता था और यहाँ चले आते थे, यानी ये ट्रायंगल बना रहता था कि जो स्लेव्स थे, है ना? लेट मी चेंज द कलर अगेन। वो स्लेव यहाँ से जाते थे अमेरिका, अमेरिका से फिर इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से वापस से मतलब खरीदा बेचा जाता था। अब मान लीजिए अगर किसी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, तो उन 5 मेंबर्स को अलग 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 लोगों को बेचा जाता था। दैट मीन्स उनकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है? कोई लिबर्टी नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जैसे ट्रीट किया जा रहा है, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। बहुत ही कम खाना दिया जाता था इन लोगों को, ठीक है? चेन में बांधा जाता था, भारी चेन में, ताकि भाग नहीं जाएँ। इनको छोटे-छोटे डार्क रूम्स में रखा जाता था, इनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती थी, तो बॉडी का जो डेवलपमेंट था वो नहीं होता था, है ना? किसी को सारा टाइम अंधेरे में रखो, गंदगी में रखो, तो वो बहुत ही बेकार हुआ करता था, ठीक है? तो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो सो अपेरेंट दैट एवरीवन कुड सी इट, मतलब इतना बुरा डिस्क्रिमिनेशन था, सबको दिखता था कि अगर कोई यूरोपियन बैठा है या कहीं से निकल रहा है, तो दे इवन यू नो मतलब बहुत ही बुरा, हमें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती शायद, यहाँ पर बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था। उनको मारा जाता था, भगा दिया जाता था, खड़े-खड़े उनको हिट कर दिया जाता था बुरी तरीके से, और वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो इवन उनको आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। तो ये इतनी मतलब इतनी बेकार ज़िंदगी थी उन लोगों की। ख़ैर, आफ्टर सेवरल डेकेड्स ऑफ द एंडलेस स्ट्रगल, बहुत लंबा ये स्ट्रगल चला, ठीक है? जिसके लीडर जो थे वो नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने उसको बहुत समय तक चलाया, और शायद अगर वो नहीं चलाते तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये कभी खत्म नहीं होता। The policy of racial discriminated towards black came to an end in 1994। देखो कितना कितना रीसेंट इवेंट है ये। तो नेल्सन मंडेला being sworn as the black president, इनको स्वॉन इन एज़, इनको मतलब सम्मानित किया गया कि तुम हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हो। तो 1994, यहाँ पर इस समय, ये बहुत रीसेंट टाइम है, ठीक है? इस समय मैं 1 साल की हो गई थी। मैं 1993 आई वाज़ बोर्न, ठीक है? तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत मतलब इंसल्टिंग वो सब कुछ सहा, बहुत मेहनत की, बहुत मार खाई, जेल भी गए, और फिर फाइनली ये ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर बने। और आई थिंक इनको शायद भारत रत्न भी मिला हुआ है, आई थिंक। और ये मिस्टर गांधी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो पार्टिसिपेशन हम लोगों का सभी का जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज्यादा रहता है, तभी तो शायद हम उसे लोकतंत्र कहते हैं, है ना? सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर हम लोगों को चाहिए, तो हमें क्या चाहिए कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना? जो गवर्नेंस, जो सरकार चल रही है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। एंड दिस पार्टिसिपेशन टेक प्लेस थ्रू वोटिंग इलेक्शन। जब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे इलेक्शन में, तब तक हम पार्टिसिपेट ही नहीं ले सकते, है ना? मान लीजिए मुझे किसी भी, मेरा कोई फेवरेट लीडर है, मैं उसको जिताना चाहती हूँ, मतलब मैं जिताना चाहती हूँ, दैट मीन्स मैं वोट करूंगी उसके लिए। शायद मेरे जैसी और बहुत सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग जो उसको वोट करना चाहते हैं, तो वो भी वोट करेंगे, है ना? कोई और लोग हैं जिनको कोई और लीडर पसंद है, वो उसके लिए वोट करेंगे। तो हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन।
इंडिया में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, है ना? सभी को पता है ना? ये लोकसभा इलेक्शन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लोकसभा इलेक्शन, ठीक है? या फिर जनरल इलेक्शन, ठीक है? अच्छा, इस इलेक्शन में मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन, ये वाले जब इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन, तो बच्चे हम इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है जो हर 5 साल बाद होते हैं। अगर देखो आपका नेता अच्छा है तो आप उसे कंटिन्यू करते हो, अगर आपका नेता अच्छा नहीं है तो आप 5 साल बाद बदल देते हो, है ना? और दूसरे तरीके क्या है कि हम सरकार में पार्टिसिपेशन दिखा सकें। तो इलेक्शन के अलावा देयर आर सेवरल अदर वेज, जानते हैं कौन से? जैसे कि धरना दे सकते हैं हम लोग अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आई सरकार की कि भैया कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम धरना दे देंगे, रैली निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन्स निकाले। सिग्नेचर कैंपेन मतलब ऐसे कैंपेन जो यूनिक होते हैं, नए होते हैं, अलग होते हैं, जिसको मतलब एक मतलब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम कोई चीज करते हैं, ठीक है? तो एंड देन फॉर्म्स, ये सभी क्या है? ये प्रोटेस्ट के फॉर्म है। और पता है हमारे संविधान में लिखा भी है कि अगर जो हमारी जनता है वो सरकार से ना खुश है या कोई ऐसी चीज है जो जन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो वो शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं। शांतिपूर्ण, समझ रहे हो? यानी कि शांति तरीके से कि भाई हम आप लोगों की इस चीज से खुश नहीं है। ये नहीं कि तोड़-फोड़ मचाने लग जाओ, गाड़ियां तोड़ दो, बस जला दो, रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दो, ये सब नहीं काम करने होते। ठीक है? मास मीडिया क्या होता है? ये मैंने बताया था आप सभी को, टीवी होता है जिससे एक चीज से लाखों लोग कनेक्ट होते हैं, उसको मास मीडिया कहते हैं। जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना? इसको मास मीडिया कहा जाता है ना। अब जब एक दिन न्यूज़पेपर आएगा उसको लाखों, हजारों, करोड़ों लोग पढ़ते हैं। टीवी को करोड़ों लोग रोज देखते हैं, है ना? अदर एजेंसीज आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हाइलाइटिंग द पब्लिक इशू एंड मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, है ना? तो जो ये मीडिया है, मीडिया का काम क्या होता है? जनता की आवाज सरकार तक लेके जाना और सरकार की आवाज जनता तक लेकर आना, ताकि हर एक कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन रहे कि भाई जनता सोच क्या रही है ना? और सरकार कर क्या रही है। तो ये सब बहुत जरूरी है। इससे हम मास मीडिया से यहाँ तक ये काम हम कर सकते हैं। अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों के बीच में हो जाता है, जैसा सरकार के लोगों के बीच में हो जाता है ना, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? अब कई कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम में रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड लीड टू अनप्लीजेंटनेस, की मतलब जो लोगों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो माहौल बड़ा गर्म हो जाता है ना? लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं और भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है? दिस में अराइज सिचुएशन जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, है ना? फील दैट दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली और आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कल्चर, रिलिजन या फिर रीजन, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट एंड रेस, है ना? तो यहाँ पर मतलब या ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, है ना? तब ऐसी अनप्लीजेंटनेस क्रिएट होती है, तब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है सरकार और लोगों के बीच में या आपस में लोगों के बीच में ही। ठीक है? और हमारे देश में क्या है कि सख्त ये मनाही है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और धर्म, जाति और एक मतलब रंग भेद, इन सभी के बेसिस पे, है ना? वो ना किया जाए, मतभेद नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। तो इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू रिज़ॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये सरकार की पूरी मतलब ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करे। ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स को बड़ा ना कर दिया जाए, है ना? अगर ये बड़े हो जाएँगे तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकते हैं। अच्छा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न्स थे। और भी कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई के रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले बताया होगा, जैसे रिवर। मान लीजिए एक नदी है, बहती है। नदी का काम क्या है? बहना। यहाँ पे वो एक स्टेट से निकली, ठीक है? वो दूसरे स्टेट में एंटर हुई और यहाँ पे एक तीसरा स्टेट लगा हुआ है। अब रुक जाओ, वापस से कलर चेंज करती हूँ तो थोड़ा-सा नदी को अच्छे से समझ पाएँगे। नीला, ठीक है? नदी कहाँ गई हमारी? नदी ये रही। तो ये नदी बह रही है, 3 स्टेट में बह रही है। अब ये वाला स्टेट कहता है कि मेरे स्टेट से ही क्रॉस कर रही है तो मैं तुम लोगों को पानी नहीं दूँगा, मैंने तुम्हारा पानी रोक लिया। इसने इसको पानी रोक के दिया इस वाले स्टेट को, तो इसने क्या किया? इस वाले स्टेट का पानी रोक लेगी, भाई मैं तेरा पानी रोकूँगा। तो एक नदी का काम है बहना, स्टेट का काम है उसको रोकना।
तो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं ना हम लोग कि मेरा स्टेट है, मेरी नदी है, मैं ही पानी लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है ना? अब जो पानी बह रहा है 2 स्टेट के बीच में, तो उससे लड़ाई हो रही है। जैसे मान लीजिए कि 2 घर में एक ही नल लगा हुआ है, अब लड़ाई हो रही है, मैं पानी भरूँगा, मैं पानी भरूँगा। तो ऐसे ही स्टेट के साथ हो रहा है, मैं पानी लूँगा, मैं पानी लूँगा, तो ये गलत है। मतलब तुम स्टेट हो भाई, तुम स्टेट मैनेज कर रहे हो, तुम इतनी बड़ी जनसंख्या चला रहे हो, तुम नदी के ऊपर लड़ रहे हो। तो भाई एक रूल बना लो और पानी डिवाइड करो, है ना? जैसे तमिलनाडु है और कर्नाटका में लड़ाई है। किस रिवर पे? कौन-सी रिवर पे? कावेरी रिवर पे। वैसे कावेरी की स्पेलिंग ये नहीं होती, कावेरी की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, ये वाली कावेरी स्पेलिंग नहीं है। दिस हैड लेड टू द क्रिएशन ऑफ ट्रिब्यूनल टू सी शेयरिंग द वाटर रिवर इन दीज स्टेट्स। अब कर्नाटक और तमिलनाडु में तो भाई बहुत भयंकर लड़ाई है। ये दोनों बहुत लड़ते हैं। कर्नाटका क्या करता है कि पानी रोक लेता है और फिर तमिल जब बारिश आती है तो तमिलनाडु में पानी छोड़ देता है। तो जब ऑलरेडी बाढ़ का सीन क्रिएट हो जाता है कि मतलब और कई बारी क्या होता है कि वो भी नहीं मिलती, इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती कि पानी रिलीज कर दिया गया है। अब खेती का समय होता है, कर्नाटका पानी रोक लेता है। अब जब खेती में पानी चाहिए तो तमिलनाडु कहाँ से लाएगा? भाई नदी से ही तो हम लोग पानी लेते हैं, नदी में पानी नहीं है और जब पानी नहीं चाहिए होता तब ये पानी बहा देता है। तो ये लड़ाई है ना? ये प्रॉब्लम है। अब इक्वालिटी और जस्टिस भी सभी को मिलना चाहिए, है ना? अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेमोक्रेसी की, कि इम्पार्शियल जस्टिस देना है, बिना किसी भेदभाव के। हमें सबको एक समान मानना है ना? यही कहा गया है हमारे उसमें संविधान में कि सभी व्यक्ति समान हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यही कहा गया है ना? इक्वालिटी एंड जस्टिस आर टू डिफरेंट साइड है एक कॉइन के। जैसे ये एक कॉइन है, एक साइड पे हेड है, दूसरी साइड पे टेल है। वैसे ही एक कॉइन की दो साइड है जहां पर इक्वालिटी और जस्टिस दोनों ही सेम है। ठीक है, ये इनसेपरेबल है, इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप यानी कि अगर जो सरकार है वो लोगों को इक्वल नहीं मानती तो वो न्याय नहीं करेगी। अगर इक्वल मानती है तो न्याय जरूर होगा, है ना? तो ये दोनों चीजें हाथ में हाथ डाल के गो इन हैंड चलती हैं, बढ़िया एकदम, कि हम दोनों साथ रहेंगे और फिर देश का भला होगा। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने संविधान को लिखा, है ना, हैड वेज्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर गेटिंग राइट टू दलित्स एंड अनटचेबल। जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये खुद एक दलित थे, ठीक है, और इन्होंने दलित के और अनटचेबल्स के लिए के राइट्स के लिए बहुत लंबी लड़ाई की कि ये भी इंसान है, इनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो और इनको भी वोटिंग राइट मिलने चाहिए, चाहे वो आदमी है या औरत है। सभी को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए कि सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। ये नहीं कि दलित और अनटचेबल है तो उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा, ये लोग रोड पे नहीं चल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, इनको सॉल्व किया गया। तो लॉज बनाए गए कि भाई अनटचेबिलिटी को खत्म करो, अबॉलिश करो। ठीक है, लाइकवाइज हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया जो कि इक्वल इनहेरिटेंस यहाँ पर देता है। यानी कि अगर एक पापा है, ठीक है, पापा के दो बच्चे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है, अब पापा के पास एक प्रॉपर्टी है काफी बड़ी, ये घर है, पापा ने कहा मैं सिर्फ बॉय को दूंगा, ये जरूरी नहीं है क्योंकि पापा के बच्चे दोनों हैं तो प्रॉपर्टी भी दोनों को हाफ हाफ मिलेगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इक्वल इनहेरिटेंस, यानी कि जो भी मम्मी पापा का है वो दोनों बच्चों को मिलने वाला है। अब दो दो नहीं है, तीन भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक और गर्ल है तो तीनों को मिलेगा, या एक और बॉय है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब विदाउट जस्टिस द इक्वालिटी डेमोक्रेसी वुड रिमेन मीनिंगलेस और डायरेक्शनलेस। अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी, जस्टिस नहीं रहेगा, तो क्या ये जो हमारी डेमोक्रेसी है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा, ना सरकार के ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर, है ना? हम सरकार पे शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हम कोर्ट क्यों जाते हैं? कि हमें न्याय मिलेगा, कि कोई है जो मतलब सच में हम लोगों को समझता है ना? तो ये जो हमारा लेसन है बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा लेसन था। और यहाँ पर हमने देखा कि इक्वालिटी और जो जस्टिस है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सभी इंसानों को, सभी सिटीजन को जो हमारे देश में रहते हैं, ठीक है, उनको इसी नजर से देखा जाना चाहिए। किसी के साथ भी मतभेद नहीं करना चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चीज आपके साथ गलत हो रही है, किसी और के साथ गलत है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आप सभी बच्चे हमें ग्रुप पे मिल सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।